सर्विस ये वो कर दें, लिंक पोस्ट कर दें ग्रुप में। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वेडनेसडे को जो हमने मेकअप रखी है
नेक्स्ट वीक। हम्म। सर उसका टाइम चेंज नहीं हो सकता क्योंकि मेरी दूसरी क्लास होती है। देखिए उसमें जो ऑप्शन हो सकती है ना वो मैंने या फिर आप लोग सैटरडे को ले लें। सैटरडे को यस सर, क्योंकि मेरा तो क्लैश आ रहा है। सैटरडे को 1 बजे से लेके और ले लें आप लोग 2:30 बजे तक, 2:30 तक। सर यस सर, ये सही है क्योंकि वेडनेसडे को सर क्लैश आ रहा है, तो फिर दोनों क्लासों में से एक लेनी पड़ेगी, एक छोड़नी पड़ेगी। अच्छा, अ, देख लें अगर तो यानी अगर वो नहीं है, क्या कहते हैं, कोई इशू वगैरह नहीं है, बाकी लोगों का भी अगर वो नहीं है तो फिर क्लैश कितने लोगों का? सर मेरा आ रहा है वेडनेसडे को 4:10 से 5:30। अनम्यूट तो सारे अपने आप को कर सकते हैं ना? हाँ जी। यस सर कर सकते। यस सर। सर आप सैटरडे की क्लास की बात कर रहे हैं? जी जी। सर सैटरडे को प्लीज ना लें। देखिए यहाँ फिर इस सैटरडे को हो सकता है पॉसिबिलिटी, या फिर सर फ्राइडे को नहीं हो सकती? फ्राइडे को नहीं हो सकती ना यार। मसला जो होता है, अब जैसे आज भी है, अब मैं आपको अपनी आज की रूटीन बताता हूँ। सुबह क्लास थी, उसके बाद जो कि तकरीबन 12:30 बजे ख़त्म हुई है। उसके बाद अब 2:40 पे आप लोगों के साथ क्लास है, ये जाएगी तकरीबन 4 बजे तक। 4 बजे फ़ौरन ही क्लास स्टार्ट होगी जो कि जाएगी 6:15 बजे तक। अब टाइम फिर किस वक्त निकाला जाए? इसी तरह की तकरीबन ऑलमोस्ट मेरी रूटीन है उसकी भी। यानी अब सिर्फ मेरे पास जो सैटरडे जो है वो थोड़ा ऐसा है कि फ्री है, या वेनसडे को ये जो लास्ट स्लॉट है मेरे पास ये बस फ्री है वेनसडे को। सर सर मंडे को वीकेंड पे ना रखें सर, ये पिछले 2-3 वीकेंड इसी तरह गुजर गए हमारे भी। सर मंडे को हो सकता है? मंडे को नहीं हो सकती ना। मंडे को यानी अभी मंडे को आप लोगों के साथ मेरी क्लास नहीं होती ना? जी सर नहीं होती। मंडे को, लेकिन फिर वो मेरी क्लास है ना। मंडे को चलें, मैं देखता हूँ मोस्ट प्रो अगर मंडे को हम रख लें यानी इसी टाइम पे 2:40 to 4 कर लें। किस किस का क्लैश सर है? भी मेरी क्लास है। किसकी? सर मेरा मैनेजरियल की क्लास होती है। सर हमारी भी होती है, उससे पहले फ्री होते हैं। उससे पहले कितने बजे फ्री होते हैं? सर 1:10 से 2:30। सर किसी दिन अगर आप सुबह के टाइम फ्री हैं तो उस दिन उस वक्त रख लें बेशक। सुबह फिर मैं 8 सर बजे अफ्तारी के बाद रख लें। सुबह वो अफ्तारी के बाद सर रख लें। सर अफ्तारी के बाद रख लें अगर आप फ्री होते हैं तो। मंडे चले कर लेते हैं फिर। मंडे 1:10 to 2:40। यस सर। इस वक्त तो नहीं है क्लैश किसी का? नो सर इस वक्त नहीं है। लो सर जी। ठीक है, फिर मंडे फिर हो गया। और वो बाकी मैंने वो
ग्रुप में मैसेज किया था या पता नहीं, मैंने वासिफ को कहा था कि वो कुछ प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स की आपकी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है, तो वो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी गूगल क्लासरूम में कुछ थे, वो आपने देखे हैं? वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में थे, बेसिक्स थी। चाह रहा था मैं कि वो क्लास से पहले पहले ही हम जो है वो उसको हम डिस्कस कर लें। सर मैसेज नहीं मिला हमें तो। अच्छा, वो मेरा ख्याल है फिर मैंने ग्रुप में नहीं, फिर मैंने वासिफ को ही भेजा है, वासिफ से शायद बात कर रह गई होगी। चले, कोई नहीं, वो 10 मिनट के या 15 मिनट्स के वो हैं, दो डिफरेंट वो किए थे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे, इंट्रोडक्टरी किस्म की, उसके ऊपर ज़रा थोड़ी सी बात की हुई है, तो वो भी अगर आप देखना चाहें तो फिर बाद में देख लीजिएगा। ठीक है, वो आपके गूगल क्लासरूम में जो है, ये भी जो लेक्चर्स अभी हम ले रहे हैं ये भी वहीं पे ही वो कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, और जो लेक्चर्स पहले हो चुके हैं वो भी वहाँ पे पोस्ट हुए हुए हैं, तो आप देखना चाहें तो आप देख लीजिएगा। लास्ट टाइम जो हमने बात की थी वो हमने बात की थी उसके ऊपर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे कि हैं क्या। वेरी ब्रीफली, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट है जो कि एक पार्टी की बुक्स में अपीयर होता है, एक पार्टी की बुक्स में एज एन एसेट अपीयर होगा और दूसरी पार्टी की बुक्स में एज अ लायबिलिटी अपीयर होगा, और लायबिलिटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट अपीयर होगा। तो यानी 3 में से कोई एक चीज हो सकती है। एक पार्टी की बुक्स में तो वो एसेट के तौर पे ही अपीयर हो रहा होगा, दूसरी पार्टी की बुक्स में या वो लायबिलिटी हो सकता है या वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। अब मैंने जो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स में भी जो बात की कि आखिर इसकी ज़रूरत जो है वो पेश आई क्यों थी और ये स्टैंडर्ड जो है ये बनाए क्यों गए। अब ये एक चीज़ है जिसके ऊपर आपके पहले, अब तो खैर थोड़ा सा चीज़ चेंज हो गई है, 3 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे जो कि इस चीज़ से रिलेटेड थे, 2 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स थे, एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड था जो कि इस चीज़ से रिलेटेड था। तो 4 स्टैंडर्ड्स एक ही चीज़ को अगर केटर कर रहे हैं तो मीन्स कि वो चीज़ काफ़ी टेक्निकल और काफ़ी इम्पोर्टेंट है जिसकी वजह से ये काम हो रहा है। फिर खैर रूल्स में, क्योंकि दिन ब दिन जो अभी आपने फाइनेंस असल में प्रॉपर डिटेल में पढ़ी नहीं है, तो हेजिंग की हमने उस दिन बात की थी। ये जो जब से हेजिंग, और हेजिंग में भी डे बाय डे नए नए जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं which are adding more complexity to the transaction, वो जैसे जैसे अपीयर हो रहे हैं। मसलन अगर आप लोगों को याद हो तो हमजा ने सवाल किया था कि ये ऑप्शंस क्या होती हैं, और फिर मैंने उनको बताया था कि मेरा और उनका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जो कि फ्यूचर में एग्जीक्यूट होगा। प्राइस लेकिन आज तय हो रही है, क्वांटिटी आज डिसाइड हो रही है, डेट आज डिसाइड हो रही है, लेकिन सब कुछ फ्यूचर में जाके होना है। फिलहाल कुछ भी नहीं हो रहा। जो कुछ भी होना है, प्राइस की पेमेंट भी फ्यूचर में होगी, गुड्स की डिलीवरी भी फ्यूचर में होगी, और किया ये किस लिए जाता है कि आप प्राइस फ्लक्चुएशन फोर्सी कर रहे होते हैं और आप कहते हैं कि उस प्राइस फ्लक्चुएशन को अभी से काउंटर कर लिया जाए। अब क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट्स या ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये साइन हो गया, लेकिन क्योंकि इसकी अमाउंट फिलहाल कुछ भी नहीं है, क्रेडिट सेल्स से ये ट्रांजैक्शन थोड़ी सी डिफरेंट हुआ करती है, थोड़ी नहीं बहुत डिफरेंट है। क्रेडिट सेल्स में क्या हो रहा है कि आपने गुड्स तो डिलीवर कर दी हैं जिसकी कोई एक खास वैल्यू है, अमाउंट आपने रिसीव नहीं की, ये एक अलग बात है,
लेकिन गुड्स की डिलीवरी हो चुकी है आपकी तरफ से, और क्योंकि आपने गुड्स डिलीवर कर दिए हैं तो और वैल्यू भी आपको उसकी पता है, आप उसको अपनी इनकम स्टेटमेंट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप उसको ला सकते हैं। लेकिन ये जिस कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात कर रहा हूं, जो कि मेरा हमजा के साथ डिसाइड हुआ है, जिसकी प्राइस भी फ्यूचर में दी जाएगी, वी नो द प्राइस, लेकिन वो प्राइस फ्यूचर में सेटल की जानी है। अभी कुछ भी नहीं हुआ है, ना मैंने गुड्स डिलीवर किए हैं तो मुझे प्राइस भी नहीं मिली है। गुड्स डिलीवर किए होते तो मुझे पता होता कि भाई इतनी अमाउंट मैं उस बंदे को ट्रांसफर कर चुका हूं, जो कि मुझे अपने पास रिकॉर्ड करके रख लेनी चाहिए। तो ट्रांजैक्शन हुई ही नहीं। तो इस चीज का फायदा उठाते हुए काफी लोग शुरू में, जिस वक्त तक ये स्टैंडर्ड्स और ये सारी चीजें जो है वो नहीं बनी थी, तो लोग जो है वो इसको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे लेके नहीं आते थे। अब गॉड फॉरबिड्स, अगर डिलीवरी डेट पे सिचुएशन मेरी बहुत अनफेवरेबल हो जाती है, मैंने प्राइस रखी हुई थी सपोज 100 कि मैं आपको गुड्स डिलीवर करूंगा, प्राइस जो है वो $100 पर लीटर होगी, लेकिन जिस वक्त यानी हमें कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना था जिस डेट पे, सपोज कि उस डेट पे मार्केट प्राइस 150 चली गई, अब नुकसान मुझे कैसे होगा कि फर्स्ट आई विल हैव टू बाय गुड्स फ्रॉम द स्पॉट मार्केट, जो करंट आजकल प्रिवेलिंग मार्केट, उस वक्त जो करंट प्रिवेलिंग मार्केट चल रही होगी, वहां से मुझे गुड्स उठाने पड़ेंगे महंगे, और क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है 100 रुपीज पे, तो मुझे गुड्स डिलीवर करने पड़ेंगे 100 रुपीज पे। तो इस केस में मैं अपना लॉस बुक करूंगा और हमजा प्रॉफिट बुक कर लेगा, क्योंकि उसने जो चीज 100 रुपीज की खरीदी है वो फिलहाल मार्केट में, स्पॉट मार्केट उसको कहते होते हैं, स्पॉट मार्केट में वो गुड्स जिस वक्त मैंने उसको डिलीवर किए महंगे बिक रहे हैं, तो चीज सस्ती मुझसे वो परचेज करके महंगी बेच देगा। अब पहले तो ये ट्रांजैक्शन बिल्कुल अकाउंट्स में अपीयर ही नहीं हो रही थी, और अब एकदम जिस वक्त डिलीवरी डेट आई और मैंने डिलीवरी हमजा बाबर को मैंने डिलीवरी की, तो मुझे अच्छा खासा नुकसान हुआ, और उस नुकसान को जब मुझे रिकॉर्ड करना पड़ा तो वो नुकसान बाज दफा इतना ज्यादा हो जाता है कि एक्चुअली ये काम हो चुका है कि पूरी की पूरी कंपनीज नुकसान को बर्दाश्त ना कर पाई और वो बैंकरप्ट हो गई और लिक्विडेट हो गए। बैंक्स के साथ ये काम हो चुका है, बाकी कंपनीज के साथ ये काम हो चुका है, जिसकी वजह से ये जरूरत महसूस की गई कि ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनके बारे में कोई रूल्स रेगुलेशंस वगैरह बननी चाहिए कि इनको लिखा कहाँ पे जाए, इनकी अमाउंट क्या हो, इनकी कैटेगरीज किस किस्म की हो, नाम इनको क्या दिए जाएं, इनके बारे में डिस्क्लोजर्स आपने कैसे बताने हैं, वगैरह वगैरह। और अभी इसमें देयर इज मच मोर डिटेल जो कि मैं अभी आपके साथ फिलहाल इसलिए डिस्कस नहीं कर सकता हूं क्योंकि इट्स इवन दिस इज अ वेरी एडवांस्ड टॉपिक इन फाइनेंस। जब आप फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट पढ़ रहे हों, जो कि एक अलहदा से सब्जेक्ट है, तो तब आप ये चीज़ वहाँ पे अलहदा से सब्जेक्ट के लिहाज से फिर इसको डील करते होते हैं। मैं पढ़ाता होता भी हूँ फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, लेकिन वो चीज़ डिटेल और जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो सही तौर पे सामने आपके तब आएगी जब आप वो चीज़ फाइनेंस के सब्जेक्ट्स में अलहदा से फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट में पढ़ रहे हों। इस वक्त जो हम
फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जो मेरा मकसद है आपको बताने का, वो सिर्फ ये है कि बेसिक्स आपको समझा दी जाएं कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है क्या चीज़, और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की रिकॉर्डिंग जो है वो अगर हमें किस किस किस्म के होते हैं, और अगर हमें इनकी रिकॉर्डिंग करनी पड़े तो हम उसको क्या वैल्यू असाइन करेंगे, किस जगह पे इनको प्रेजेंट किया जाएगा। क्लियर है जी यहाँ तक? किसी को कोई बात समझ में ना आई हो अभी तक की? क्लियर है सर। अच्छा, अब हमने लास्ट टाइम जो है वो ये एग्जाम्पल भी आई गेस हमने देखी थी, या अगर नहीं देखी थी तो देख लेते हैं कि एग्जाम्पल 1 में आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। इन्वेंट्रीज जो हैं वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है वो नहीं है। क्यों नहीं है? कि इन्वेंट्री जो है that doesn't give you a contractual right to receive cash or other financial instrument. It doesn't give you a contractual right. और इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डिनरी शेयर्स जो हैं वो फाइनेंशियल एसेट है, क्योंकि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, और हम डेफिनेशन में ही देख चुके हैं कि इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डिनरी शेयर जो है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज a contract which gives rise to an asset in books of one party and a liability or an equity instrument in the books of another entity. So ordinary shares, because it's an equity instrument, तो ये जो है वो financial instrument बिल्कुल है। Prepayments for goods and services, again वो नहीं है। एक बुक, यानी आप इसको अपने बुक्स में एसेट के तौर पे लिखेंगे, लेकिन दूसरा इसको लायबिलिटी के तौर पे नहीं लिखेगा, ठीक है? और यानी कोई ऐसा वो नहीं है, पेमेंट हो चुकी है, अब सिर्फ सर्विसेज लेना बाकी है। तो ऐसी बात नहीं है कि यानी इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश जो है वो वाली कंडीशन इसमें मीट नहीं होती। आपने पेमेंट तो पहले कर दी है, लेकिन वो जो दूसरे बंदे के पास राइट नहीं आया अभी कि वो लाजमी आपसे इसके बदले में जो है वो कोई ना कोई एसेट जो है वो रिसीव करे। फिर लायबिलिटी फॉर इनकम टैक्सेस हैं, अगेन नहीं है ये, और हमारी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। और शेयर ऑप्शंस के ऊपर जो है वो हमने बात की हुई थी कि ऑप्शंस की तो हमने यहाँ पे इवन जो एग्जांपल है वो भी हमने डिस्कस की थी कि ऑप्शंस, और उसी से ही ये सारी बात चली थी कि ये डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। तो ऑप्शंस जो है वो दे आर योर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। अब फाइनेंशियल एसेट्स में अब इनिशियल इनकी रिकग्निशन क्या होगी कि इनिशियल डील कौन सा स्टैंडर्ड इसके साथ करता है? IFRS 7, IFRS 9 जो कि इसकी रिकग्निशन के साथ डील करता है, और डिस्क्लोजर्स के साथ जो चीज़ रिलेटेड है वो IFRS 7 है, जो कि डिस्क्लोजर्स के साथ जो है वो डील कर रहा है। An entity should recognize a financial asset on its statement of financial position when and only when the entity becomes party to the contractual provisions of the instrument. अब अगर तो आप उस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू में इनिशिएट किया है, ये जो उसने लफ्ज यूज किया है ना, दी एंटिटी, जी जी सर आपने ये दूसरा कौन सा बताया है? IFRS 9 के बाद दूसरा एक तो IFRS 7। ठीक।
ये यहां पे लिखा हुआ भी है, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के जो डिस्क्लोजर्स हैं, डिस्क्लोजर्स के साथ जो ताल्लुक है वो IFRS 7 का है। ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में दो जो IFRS 3 थे पहले, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और एक ये IFRS 7 था बाद में, उन दो को ख़त्म करके और उनकी जगह जो है वो IFRS 9 जो है वो उसमें उन्होंने उसको मर्ज कर दिया। ठीक है। IS 39 था, IS 29 था, जो कि इन इस उससे रिलेटेड थे, और उनको फिर उन्होंने ख़त्म करके और इसमें उन्होंने मर्ज कर दिया IFRS 9 में, जो कि अब जो रिकग्निशन है उससे जो है वो उनका ताल्लुक है। लोग आज काफ़ी नहीं आए, खैरियत हो। 27 मेरे पास अपीयर हो रहे थे। कोई खास वजह है आज वासिक? सर वो बारिश इंटरनेट इशू हो रहा है सबको। अच्छा, तो अब ये जो बात इसने की ना कि when and only when the entity becomes party to the contractual provisions of the instrument, तो अब इसमें वजह उसकी ये है कि अब जैसे मैंने उसकी डेरिवेटिव की ही एग्जांपल दी थी, तो अगर वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो मेरे और अब्दुल्ला के दरमियान जो है ये काम हुआ हुआ होगा, और हमारी अपनी बनाई हुई कंडीशंस होंगी, हमारी अपनी मर्जी की रेट होगी, हमारी ही मर्जी के गुड्स वगैरह होंगे जो कि हम आपस में डिसाइड कर लेंगे कि डिलीवर किस वक्त करने हैं, प्राइस क्या हो, रेट क्या हो। लेकिन अगर कोई ऐसा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे भी जो है वो ट्रेड हो रहा हो, ऐसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कहते होते हैं। अब इस केस में मेरी और अब्दुल्ला की आपस में नहीं चलेगी, कंडीशंस भी जो हैं वो स्टॉक एक्सचेंज ने जो है वो डिसाइड की हुई होंगी। गुड्स डिलीवर हमें स्टॉक एक्सचेंज को ही करने हैं, स्टॉक एक्सचेंज वुड बी द इंटरमीडियरी। उसका कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ भी हुआ होगा, उसका कॉन्ट्रैक्ट अब्दुल्ला के साथ भी हुआ हुआ होगा। मैं और अब्दुल्ला आपस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बल्कि अब्दुल्ला भी स्टॉक एक्सचेंज के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मैं भी करूंगा, और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये बेचा भी जा सकता है सेकंड पार्टी को। यही तो मकसद है इस सारी एक्सचेंज बनाने का। तो अगर हम ये कॉन्ट्रैक्ट किसी को बाद में हम अगर बेच देते हैं, तो ये जो पार्टी भी इसको परचेज करेगी, तो उस पार्टी का जो पार्टी भी बेचेगी उस पार्टी ओनली देन इट विल बिकम अ पार्टी टू दिस कॉन्ट्रैक्ट, और फिर वो उस वक्त इसको रिकग्नाइज बैलेंस शीट पे कर देगा। लेकिन जिस बंदे ने ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, हु इज मेकर ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, वो उसको राइट अवे अपनी बैलेंस शीट पे ला सकता है, और बाद में सब्सीक्वेंटली जब आप अगर अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सेल करेंगे, तो जो पार्टी जो है वो किसी भी लेटर स्टेज पे जैसे ही उसने कॉन्ट्रैक्ट बाय किया स्टॉक एक्सचेंज से, इट बिकम्स पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, और वो उस चीज को अपनी बुक्स पे फिर रिकॉर्ड करना शुरू कर देना चाहिए उसको। अब इनिशियल मेजरमेंट किस पे? एक तो पहली बात तो ये कि कब किया जाए, जैसे ही आप पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट बने। किस जगह पे रिकॉर्ड किया जाए? क्योंकि एसेट है, इस एसेट को बैलेंस शीट पे रिकॉर्ड होना चाहिए। किस वैल्यू पे होना चाहिए? तो एट इनिशियल मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स,
सर म्यूट किया हुआ है आपने। जी जी मैंने खुद ही किया वो, थोड़ी सी बात कर रहा हूँ तो इस वजह से। अच्छा, किस उस पे वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाए? तो एट इनिशियल रिकग्निशन ऑल फाइनेंशियल एसेट्स आर मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। अब ये फेयर वैल्यू क्या हो? जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएट किया गया है तो उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू जो होगी वो ऑब्वियसली कुछ भी नहीं होगी सवाए कॉस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, और जो कॉस्ट मींस के कॉस्ट ऑफ मेकिंग द इंस्ट्रूमेंट, और वो कुछ अगर कोई लीगल कॉस्ट जो आपने उसके ऊपर इनकर की भी है तो वो डिपेंडिंग ऑन द इंस्ट्रूमेंट वो इधर या तो ऐड कर दी जाएगी या वो एक्सपेंस के तौर पे हम रिकॉर्ड कर लेते होते हैं, उस पर भी हमने थोड़ी देर में बात करनी है। तो जो भी बहरहाल उसकी फेयर वैल्यू, अगर वो एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा है तो एक्सचेंज पे ट्रेड होते वक्त जो उसकी वैल्यू एक्सचेंज ने डिसाइड की हुई है उस वैल्यू पे हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो एट इनिशियल रिकग्निशन बिल्कुल शुरू में all financial assets are measured at fair value. This is likely to be the purchase consideration paid to acquire the financial asset. अगर वो ट्रेड हो रहा है तो ऑब्वियसली आपने किसी को कोई प्राइस पे करके और फिर एसेट जो है वो परचेज किया होगा, तो जो प्राइस आपने पे की है वो प्राइस बेसिकली उसकी ऑब्वियसली इट बिकम्स द फेयर वैल्यू, और फिर आप उसके ऊपर उसको अपने बैलेंस शीट पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन कॉस्ट आर एक्सक्लूडेड इफ द एसेट इज फेयर वैल्यू थ्रू, ये वाली बात अभी मैं जरा स्किप कर रहा हूँ। मैंने वही कहा था कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट वगैरह जो होंगी या कोई लीगल कॉस्ट जो है वो डिपेंड्स कि किस किस्म का एसेट है, तो उसके लिहाज से ईदर इट बिकम्स पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट और इट इज एक्सपेंस्ड इन द इनकम स्टेटमेंट। अब इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, हमने बात थोड़ी देर पहले की कि जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं, फाइनेंशियल एसेट्स जो हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। जो फाइनेंशियल एसेट्स जो हैं वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में भी, यानी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यू आर सम इन्वेस्टर, यू डू हैव सम एक्सेस अमाउंट, तो either you will invest that amount in shares of some other company or you will invest that amount by giving loan or investing in bonds of a certain company. bonds के बारे में या bond valuation वगैरह आप होपफुली पढ़ चुके होंगे फाइनेंस में अभी तक। यस सर पढ़ ली। ठीक है, बॉन्ड वैल्यूएशन और शेयर वैल्यूएशन दोनों पढ़ लिए हैं या खाली बॉन्ड वैल्यूएशन पढ़ी है अभी तक? सर बॉन्ड वैल्यूएशन और स्टॉक वैल्यूएशन पढ़ा है। स्टॉक में ठीक। शेयर्स या हाँ वही है, वही चीज है। ठीक है, तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, अब उसमें दो हमारे पास ऑप्शंस हैं, ईदर that equity instrument in which we have invested, it will be termed as fair value through profit or loss, या इसको हम प्यार से FVTPL कहते हैं, और दूसरा जो है वो fair value through other comprehensive income है जिसको हम प्यार से FVTOCI कहते हैं। तो ये दो आपके पास ऑप्शन हो सकती हैं, और ये डिस्टिंक्शन हम क्रिएट क्यों करते हैं? डिस्टिंक्शन क्रिएट इस वजह से करते हैं कि इट डिपेंड्स ऑन आवर ऑब्जेक्टिव कि हमने इन्वेस्टमेंट शेयर्स में की क्यों है। यहाँ पे पहली चीज जो जहन में रखने की है वो ये है कि जो फाइनेंशियल जो आपका फाइनेंशियल एसेट जो आपके हैं, फाइनेंशियल एसेट जो है आपका, इट कैन टेक either the form of equity instruments or it can take the form of debt instruments. आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट आपके पास
आप दो में से किसी एक तरीके से कर सकते हैं, या आप किसी कंपनी के शेयर्स ले लेंगे, या आप किसी कंपनी को लोन दे देंगे, उधार दे देंगे। उसके उसके अब लोन की भी फिर हमारे पास बहुत डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जो कि अभी हम थोड़ी देर में आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं। तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में फिर अगेन हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस और फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में पहली हमारे पास जो है वो फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस या फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, FETPL, FETOCI, ये दो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होती हैं। और ये डिस्टिंक्शन क्रिएट क्यों की जाती है, इस पे हम बात कर रहे थे कि इट डिपेंड्स ऑन योर ऑब्जेक्टिव, कि आपने किस वजह से शेयर्स परचेज किए हैं। अगर तो आपने शेयर्स परचेज किए हैं इस वजह से कि आपके पास अभी आप इंशाल्लाह फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो है वो, अगर आपने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट अगर आपने डिस्कस किया, आई डोंट नो कि आपके वो कोर्स में वो चीज़ है या नहीं है, तो जब आप इन्वेस्ट करते हैं उसमें सॉरी, जब कैश मैनेजमेंट टेक्निक है कि एक्सेस कैश जितना भी आपके पास मौजूद होता है, उस एक्सेस कैश को आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, वो आप अपने पास रखते नहीं हैं। और एक उसकी इन्वेस्टमेंट की जो है वो जो टाइप हो सकती है वो शेयर्स है, कि आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करें, और जैसे ही आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, अगर आपको किसी को बहुत ही जल्दी पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, तो यू कैन ईजिली सेल दो शेयर्स, और आपको अमाउंट रियलाइज हो जाएगी और आपको देर भी नहीं लगने लगी है। तो एक तरीका तो ये है इन्वेस्टमेंट करने का इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में, कि आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करें, और पर्पस आपका क्या है कि मैंने इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करके नहीं रखना है, बल्कि मैंने इसको सिर्फ इसलिए रखा हुआ है कि एक्सेस कैश मेरे पास पड़ा हुआ था और मैं इसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहा हूं, ताकि जब जरूरत पड़े मुझे पैसों की तो मैं इस इन्वेस्टमेंट को बेच के और अपने पैसे रिकवर जो है वो कर सकूं, और आगे जो भी जरूरत होगी मेरी बिजनेस ऑपरेशंस में, मैं वहां पे इसको इस्तेमाल कर सकूं। तो इस केस में इस किस्म की इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस कहेंगे, और दिस इज द डिफॉल्ट पोजीशन फॉर इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपने इस किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आप इसको यानी फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस ही कहेंगे। अगर आप खुद से कुछ और पोजीशन इसकी नहीं वो दे रहे, तो दिस वुड बी द डिफॉल्ट पोजीशन। फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस अगर हो तो शेयर्स लेने के लिए ऑब्वियसली आपको ब्रोकर को कमीशन वगैरह पे करना पड़ता है, तो दैट ट्रांजैक्शन कॉस्ट which is associated with the purchase of these investments are expensed and not capitalized. ये शेयर की वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा, बल्कि ये जो कमीशन आपने पे किया हुआ है, this commission would be paid, this commission would be recognized as an expense in the income statement. Or the investments are then revalued to fair value at each year end, with the gains or losses being shown in the statement of profit or loss. Continuously हम इनकी वैल्यू अपडेट करते रहेंगे, और जैसे वो लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू का रूल अप्लाई किया था हमने इन्वेंट्रीज के ऊपर, इसी तरह लोअर ऑफ कॉस्ट या मार्केट वैल्यू का रूल जो है वो हमारा इसके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। और जैसे उसके ऊपर तो हम गेन तो रिकॉर्ड नहीं करते हैं, लेकिन लॉस रिकॉर्ड कर लेते होते हैं। यहाँ पे बहरहाल कोई गेन हुआ तो भी रिकॉर्ड किया जाएगा, लॉस हुआ तो भी रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि वी आर कंटिन्यूअसली रीवैल्यूइंग दीज टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। और इसके ऊपर जो गेन या लॉस हो रहा है वो डायरेक्टली इनकम स्टेटमेंट में ही रिकॉर्ड किया जाएगा, डायरेक्टली इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, यहां तक की कोई बात समझ में ना आई हो? सर ये जो आपने बोला है कि एक्सपेंस होगा, तो ये कुछ टाइम स्पेन के लिए एक्सपेंस होगा या हमेशा ही एक्सपेंस चार्ज होगा? ये हमेशा ही, बस एक दफा एक्सपेंस चार्ज हो गया तो हो गया,
उसके बाद फिर ना उसकी रिवीजन करेंगे आप, ना उसको बाद में इसकी वैल्यू में ऐड करेंगे, क्योंकि ये आपकी रेगुलर ऑपरेशंस का हिस्सा है। इस किस्म की जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, दीज आर पार्ट ऑफ द कैश मैनेजमेंट। कैश जो होता है बैलेंस शीट पे आप देख लीजिएगा, आज के बाद से गौर करना शुरू कर दीजिएगा। कैश वो एसेट है जो कि बैलेंस शीट पे जिसकी अमाउंट आपको सबसे छोटी मिलेगी, सबसे थोड़ी मिलेगी। वजह उसकी क्या है कि एक्सेस कैश आप अपने पास नहीं रखते, बल्कि उसको कहीं ना कहीं और खाली शेयर्स में ही नहीं, और भी बहुत सी जगहों पे आप जो है वो उसको इन्वेस्ट करके रख सकते हैं कि अगर आपको रियलाइज करने की जरूरत पड़ जाए, उनको बेचने की जरूरत पड़ जाए, तो चलें, जैसे ट्रेजरी बिल